तो सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम सबको पता है कि 21 अप्रैल को हमारा संडे था, यानी कि रविवार। तो हर संडे को RWA का मॉक टेस्ट हम सॉल्व करते हैं। तो उसमें 20 क्वेश्चन मैथ का था, तो उसी 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो हमारा पहला प्रश्न है जो कि लाभ हानि का है कि किसी अलमारी को 15% लाभ पर बेचा गया यदि इसकी कीमत 5% कम होती और इसे 1470 रुपये कम में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य पूछा है। क्वेश्चन एकदम आसान है, हम इसे मान के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई अलमारी है जिसकी कीमत 100 रुपये है, CP है 100 रुपये, ठीक, और इसे 15% के लाभ पे बेचा गया। 15% लाभ पे बेचेंगे तो 100 का 15 कितना होता है, 15, तो आएगा 115। इसे 15% लाभ पे बेचा गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा SP। अब आगे कह रहा है कि यदि इसकी कीमत 5% कम हो जाती, तो 100 है तो 100 5% कम करेंगे, अगर 5% माइनस करेंगे तो 100 का 5% कितना होता है, 5, तो ये आ जाएगा 95 रुपये। कह रहा है कि इसे 5% कम होती तो इसे 1470 रुपये कम में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। कह रहा कि अगर 1470 रुपये में हम इसे कम में बेचते हैं तो हमें 10% का लाभ होता, फिर भी 10 रुपये का लाभ होता। तो 95 पे 10 रुपये का लाभ होता, तो 95 का हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 9.5 आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं यहाँ से 95 गुणे 10% बटे 100, ये आ जाएगा 9.5, ठीक है। तो 95 का 10% 9.5 आएगा, तो हम इसमें जोड़ देंगे, यानी 95 पे 9.5 का लाभ होगा। तो हम इसको कितना आएगा हमारा 5, 9 5 14 की 4, 10, 104.5 आएगा, ठीक। अब ये 104 है, ये 115 है, तो हम देख रहे हैं यहाँ से हम देखेंगे कितना कम हो रहा है। तो ये 10.5 कम हो रहा है, ये 10.5 कम हो रहा है। ये 115 है, ये 104 है, तो ये 10.5 कम हो रहा है। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 10.5 कम नहीं हो रहा है, ये 1470 रुपये कम हो रहा है। तो ये 10.5 की वैल्यू है। कह रहा है कि 1470 रुपये कम होता तो 5% का लाभ होता, लेकिन ये कम कितना हो रहा है, 10.5%। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1470, ये आ जाएगा 10.5। एक जीरो यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो चला जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 5 35, 3 7 21, 3 5 15, तो ये आ गया 14,140, यानी 1% की वैल्यू 140 आ गई। हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 100, तो 100 भी 100 नहीं होगा, 140% होगा। तो 100 CP जो है 100 नहीं होगा, ये इससे 140% होगा, यानी ये होगा। तो 14,000 हमारा ये आंसर हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया, इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो कह रहा है कि यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो 2 छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। कह रहा है कि 3 क्रमागत यानी कंजिक्यूटिव नंबर या का गुणनफल 210 है। कंजिक्यूटिव का मतलब ऐसे होता है जैसे 1 2 3, एक के बाद एक, जैसे 8 9 10। क्रमिक का मतलब एक के बाद एक, कोई अंतर ना हो, 8। तो कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, X Y Z, 3 संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 210 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तो मैंने ऑप्शन से सॉल्व किया था, लेकिन इसका एक तरीका है। हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 5 10, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 3 के 9, 3 5 35, फिर 5 जाएगा, 5 7 35, फिर 7 1 7। तो ये आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो ये इसका गुणनफल है, यानी ये संख्याएं इसी से गुणा होकर ये 210 आया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, और इन दोनों का अगर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 5 गुणे 6 गुणे 7। ये बन गया 6, ये हो गया 5 गुणे 7। तो हम देख रहे हैं ये तीनों संख्याएं लगातार है, 5 6 7। तो यही हमारी 3 संख्याएं होगी, x बराबर 5, y बराबर 6, z बराबर 7। हमारी संख्याएं हमको मिल गई। तो अब आगे का है कि 2 छोटी संख्याओं का योग। तो 2 छोटी संख्याएं 5 और 6, इनका योग हमसे पूछा है, तो ये आ गया 11। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कि 140/9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान एक ट्रेन 27 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि स्पीड हमारा दे रखा है 140/9 मीटर प्रति सेकंड, और हमारे पास टाइम दे रखा है
27 सेकेंड। टाइम हमारा 27 सेकंड। तो हमको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये हमारा होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमसे ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। चाल हमारा 140/9, समय हमारा 27 दे रखा है। यहाँ से हमारी दूरी निकल जाएगी, यानी दूरी हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो 9 × 27, 4 × 42, ये 420 मीटर आ गया। तो यही हमारी ट्रेन की लंबाई है। बस इसको ऐसे ही करना था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये वर्ग का क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन कुछ आसान थे। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 24 है तो वर्ग की परिधि क्या होगी? वर्ग, ये वर्ग है। मान ली वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हमारा वर्ग है। कह रहा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग की एक भुजा जितनी होती है उतनी ही चारों भुजाएं होती हैं, यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है। तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी एक भुजा ए है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर हमारा कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। तो हम यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो ये चला जाएगा कड़ी में 24। तो 24 को हम लिख सकते हैं 6 × 4, ऐसे लिख सकते हैं। कड़ी में इसको हम 6 × 4 लिख सकते हैं, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × कड़ी में 6, यानी ए बराबर आ गया 2 × कड़ी में 6। ठीक ना? तो अब हमसे पूछा है कि वर्ग की परिधि, तो परिधि क्या होती है? परिधि चारों भुजाओं का योग होता है। परिधि चारों भुजाओं का योग होता है। तो चारों भुजाओं ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी आ गया 4a। तो यहाँ ए का मान हम रख देंगे तो ये आ जाएगा 4 × 2 × कड़ी में 6। यहाँ से आ गया 4 दूना 8 × कड़ी में 6। तो ये हमारा आंसर हो गया 8 × कड़ी में 6। तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप इसे देख सकते हैं, ये साधारण ब्याज का सवाल है, लेकिन ये सवाल इससे पहले एकदम हूबहू सवाल है, एकदम कुछ नहीं चेंज है, इससे पहले भी आ चुका है। अगर आप लोगों ने इससे इस टाइप के सवाल सॉल्व किए होंगे तो आराम से लगा लिए होंगे, क्योंकि ये हर बार हर संडे को इस टाइप का एक सवाल जरूर आता है। तो सवाल है कि 15,400 की राशि को 2 भागों में पहली 9% और शेष 12% की साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 4,914 है। 9% और 12% की दर पर उधार दी गई राशि का अनुपात। ये मुझे आंसर याद था तो मैंने इसे बिना सॉल्व किए लगा दिया था। कह रहा है कि 15,000 एक राशि है जो टोटल 15,400 की राशि है। इसे हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो 9% साधारण ब्याज पे, एक तो 12%। तो मान लेते हैं पहला जो बांटते हैं, पहला हम p रुपये देते हैं 9% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए। ठीक, तो यहाँ से हमारा साधारण ब्याज आ गया। और कह रहा है कि जो बची हुई राशि है, यानी 154 में से अगर हमने p दे दिया तो इतना बचा, ये 12% की दर से हम देते हैं 3 वर्ष के लिए बटे 100। तो हमारा जो ब्याज आता है वो आता है 4,914। तो बस हमें इसे सॉल्व करके p का मान निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो 3 से हम देख रहे हैं कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 से कट 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 से कट 18, 3 3 9 8 24। अब हम देख रहे हैं फिर 3 से कटेगा तो ये कट जाएगा, 3 3 9, ये 3 4 12 और ये भी कट जाएगा, 3 5 15, 3 4 12, 3 से कट 18। ठीक, अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 3p, ये बच गया यहाँ पे। अब ये जो नीचे 100 है इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, 546,00, ये आ गया 3p। अब इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 0 0 4 4 16 6 4 5 20 1 21 के 1 हासिल 2 4 एकम 4 2 6, ये आ गया -4p। तो क्या करेंगे, हम इसे इधर लेके जाएंगे और इन दोनों को इधर लेके आएंगे, तो ये 4p इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -3p हो जाएगा, और 616,00 ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 546,00। तो यहाँ से आ गया यहाँ से आ गया p, और यहाँ से आ गया 0 0 0, ये आ गया 7, यानी p बराबर आ गया हमारा 7। तो इसका काम खत्म हो गया। यानी जो पहली राशि हमने 9% पे दी थी, 9% पे जो दी थी वो 7,000 आ गया, और हमने जो 12% पे दी थी उसको हम निकाल लेते हैं। तो 12 इसमें से 7,000 घटाएंगे तो 0 0 4 8, ये आ गया। इसी का हमें अनुपात निकालना है, तो ये कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं 7 से जा रहा है
और ये 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 2 5 6 10, 2 6 12, तो ये आ गया 5:6। मुझे लग रहा है कि जब से RWA का यूपी पुलिस का संडे को मॉक टेस्ट आ रहा है तब से इस टाइप का सवाल एक जरूर देता है, तो बस इसे ऐसे सॉल्व करना था। तो हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ये अनुपात का है, एकदम आसान सवाल है। ए और बी का मान हमें 5:3 दे रखा है। ए और बी का मान, यानी ए और बी का मान 5/3, 5 और 3 दे रखा है, यानी ए का मान 5, बी का मान 3। और हमसे पूछा है कि 8A - 5B, ये आसान होता है थोड़ा सा। 8A + 5B, तो हम ए की जगह 5 रखेंगे, बी की जगह 3, तो एक जगह रख देंगे 8 5 40 और 5 3 15, 40 में से 15 घटाएंगे तो ये आएगा 25 अनुपात। यहाँ पे 8 5 40 और 15, 40 10 50 55। अब 5 से काटेंगे तो 5 25 और 11, ये हमारा आंसर हो गया, 5 और 11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि किसी कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं और 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों का संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आसान है, बस देखने में बड़ा है। कह रहा है किसी परीक्षा में 60% लड़कियाँ हैं, मान लेते हैं टोटल 100% लड़के हैं, 100 में से 60% लड़कियाँ हैं तो 40 लड़के हो गए। ये गर्ल हो गई, ये बॉय हो गया, ठीक। अब आगे कह रहा है कि इस 60% लड़कियों में से 45% पास होती हैं, 45% पास होती हैं, तो फेल कितना होती हैं? ये पास हो गई और ये फेल, तो फेल कितना होंगी? 55% फेल हो गई। कह रहा कि इन 40 लड़कों में से 40% लड़के फेल हो गए, 40% लड़के फेल हो गए, तो पास कितना हुआ? 60 पास हो गए। ये लड़कों की बात है। अब आगे क्वेश्चन का है कि यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है, यानी फेल होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है, कितना है? 66 है। तो वैसे कितना है? 55%, तो 55% की वैल्यू हमें दे रखी है 66, यानी 55% लड़कियाँ फेल हो रही हैं, जो कि प्रश्न में हमारा 66 दे रखा है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे एक की वैल्यू, 11 5 55, 11 6 66, तो यहाँ से 5% की वैल्यू आ गई। अब हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 20 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100% इसमें गुणा करेंगे तो आ गया 120, यानी टोटल जो लड़कियां हैं वो 120 हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, तो टोटल जो लड़कियां 120 है, यानी 60% का मान 120 है। 60% की टोटल लड़कियां, 100 में से टोटल लड़कियां तो 60 ही है ना, तो इसी 60 का मान 120 है, इसी 60 का मान 120 है, ठीक है। अब हमसे आगे क्या कहा है? तो 60 का मान 120 है, तो लड़कों का मान कितना होगा? तो हम यहाँ से 40 का मान निकाल लेते हैं, तो 10 यहाँ से 10 का मान, 10% का मान आ जाएगा 20, 40% का मान आ जाएगा हमारा 80, यानी जो 40% लड़के हैं वो 80 लड़के हैं। टोटल हमारा 120 लड़कियां, 80 लड़के हैं, तो लड़के हमारे हो गए 40%, मतलब 80 लड़के हो गए। अब कहा है कि उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, ये तो फेल हो गए, पास होने वाले लड़कों की संख्या पूछा है, तो 80 का 60% हम निकालेंगे तो यही हमारा आंसर हो गया। 80 का 60%, तो 8 से 48, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बझाऊ नहीं था, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी नहीं था, मतलब इसको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि 6 व्यक्तियों का औसत भार तब 2.5 किग्रा कम हो जाता है जब उस समूह में 70 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति था, कोई आदमी था जो कि 70 किलो का था, एक समूह में से वो चला गया, तो उसके जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ गया। जो गया वो 70 किलो का था, लेकिन जो आया उसको हमको पता नहीं। जब वो आया तो उसके वजह से 2.5 किलोग्राम कम हो गया। तो जाहिर सी बात है, अगर कम हो रहा है उसका मतलब वो जो व्यक्ति आया है वो 70 किलोग्राम से कम ही रहा होगा। कह रहा है कि 6 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम कम हो जाता है जब व्यक्ति आता है। मान लेते हैं ये 6 व्यक्तियों का समूह, 1 2 3 4 5 6 व्यक्तियों का समूह है। इसमें से ये व्यक्ति चला गया और इसी के स्थान पे कोई दूसरा व्यक्ति आ गया। तो जब दूसरा व्यक्ति आया तो उसका
तो टोटल जो 6 लोगों का औसत भार है वो 2.5 कम हो गया। तो हम देख लेते हैं कितना कम हो गया। 6 30 के 0, 6 12 15, यानी 15 केजी कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि ये जो नया व्यक्ति आया है वो 70 किलो वाले के व्यक्ति के स्थान पे आया है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि वो कितना कम रहा होगा। तो हम यहाँ से 70 में से 15 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 5, ये आ गया 55। यानी जो 70 किलो का व्यक्ति गया है उसके स्थान पे 55 केजी का व्यक्ति आया है, 15 किलो कम, तभी हमारा हर व्यक्ति का 2.5 किलोग्राम औसत कम हो गया है। तो यही हमारा आंसर हो गया 55। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये कार्य का क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला उसी काम को 60 दिन में। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसा क्वेश्चन कोई भी कर लेगा। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं और ए अकेला उसी काम को 60 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो हम मान लेते हैं कि टोटल काम है हमारा 60, तो 20 × 60। ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और ए जो है एक दिन में 60 एकम 60 एक काम करता है। ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और ए जो है एक दिन में 1 काम करता है। ए इस 3 में 1 काम करता है। ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। ए जो है एक दिन 1 काम करता है, तो बी कितना करता होगा? 2 काम। तो हमसे पूछा है वही कि ए जो है बी जो है 60 काम को कितने दिन में कर लेगा? तो 60/2, तो ये आ जाएगा 30। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है कि 2 वर्ष में 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति 8 महीने पर संयोजित होता है। क्वेश्चन आसान है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना है। कह रहा है कि 25,000 की राशि है, कोई राशि है 25,000 की 2 वर्ष के लिए। 12, यहाँ पे बस एक ही चीज़ पकड़ना है। कह रहा कि 12 वर्ष 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, जो हमारा दर है वो 1 वर्ष का है, यानी 12 महीने का है और 12 प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम यहाँ से सबसे पहले 1 महीने का निकाल लेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे ऊपर भी लिखा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 25,000 इन 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% कंपाउंड एनुअली। जो 12% है वो वार्षिक लिया जा रहा है। तो हम 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 मंथ का 12% दर है, तो 1 मंथ का कितना आएगा? 1 मंथ का 1% आएगा। क्वेश्चन में कहा है कि यदि ब्याज प्रति 8 महीने पर, तो 8 महीने का कितना होगा? तो 8% होगा। ठीक, अब ब्याज लिया कितने साल के लिए जा रहा है? 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर के लिए। तो हमको पता है 2 ईयर में 24 महीने होते हैं, तो हम 8 से भाग देंगे तो 8 3 24, यानी हमारा 3 साल यहाँ पे बन रहा है, यानी 3 साल का हमारा ब्याज बन जाएगा। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टाइम हमारा यहाँ से आ गया 3 साल। अब क्या करेंगे? 25,000। अब हम अपना फार्मूला लगा देंगे, 1 + R यानी 8% बटे 100 टाइम 3 साल दे रखा है। बस इसे हमें सॉल्व करना है। 25,000 1 2 3 गुणे 4 दूना 8, 25 आ गया। तो ये आ गया 25 27/25 गुणे 27/25, 3 बार गुणा करेंगे, गुणे 27/25। तो अब इसे सॉल्व करेंगे हमारा, तो ये हमारा क्या आएगा? मिश्र धन आएगा। ये हमारा ए आएगा मिश्र धन। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा मिश्र धन आएगा उसमें से इसको हम घटा देंगे तो हमारा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो आप लोगों को बस ऐसे ही करना है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा, मान लेते इसे सॉल्व करने के बाद x आ गया, तो 25,000 में इसी में से 25,000 घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। बस इसे ऐसे सॉल्व करना था। नंबर 11, ये DI का क्वेश्चन है। तो आप में से, जब मैं अपना एनालिसिस बता रहा तो आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि आपके 20 में 20 कैसे सही हो गए, इसमें तो DI दिख ही नहीं रहा था। सही बात है, DI नहीं दिख रहा था। अगर आपका नेट सही रहा होगा तो ज़रूर DI खुल के आ गया था। मेरे में खुल के आ गया था, इसीलिए मैंने उसको सॉल्व किया था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एकदम साफ साफ दिखा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 DI का क्वेश्चन है। ये एकदम आसान है, आप लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आपको दिखता तो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी DI का क्वेश्चन है, इसे मैं छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 भी DI का ही क्वेश्चन है, एकदम आसान है, बस जोड़ना घटाना था। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो दे रखा है कि -5 + 5 + 625 / 5
भागे 5 गुणे 5। इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये भाग है तो ये आ जाएगा बटे में गुणे 5 रहेगा। तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये माइनस प्लस से कट गया तो बचा 625। तो इसका आंसर 625 आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि वो सबसे बड़ा अंक भरें जो हमारा कुछ अंक दे रखे, कुछ नंबर दे रखा है, कोई 11 से भाज्य बना दे। तो ये हमारा अंक दे रखा है, कह रहा है कि ये 11 से पूरा कट जाता है। तो यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है, कह रहा है कि वहाँ पे वो सबसे बड़ा अंक भरे जो ऑप्शन हमारा दे रखा है कि ये पूरा 11 से कट जाए। तो हमको पता है कि 11 से कटने का जो नियम होता है, एक संख्या छोड़ के एक संख्या छोड़कर हम लेते हैं और उसे जोड़ के या तो जोड़ने पे माइनस या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। तो हम 2 और 6 लेते हैं, तो 6 2 8 8 5 13 और यहाँ पे मान लेते हैं x, 13 प्लस x प्लस 7 7 20 प्लस x आ गया। अब हम इस वाले को लेंगे, 9 3 12 12 3 15 15 23 23 6 29 माइनस 29। अब हम यहाँ पे 11 का एक नियम होता है, या तो इन दोनों को घटाने के बाद 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। 11 मतलब 11 से कटना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 29 है, तो हम यहाँ पे ऐसा क्या रख दें कि ये 0 हो जाए या तो 11 से कटने वाला हो जाए। तो हमको पता है कि x बराबर अगर हम 9 रख देते हैं तो ये भी 29 और ये भी 29, तो ये कट के 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम x बराबर यहाँ पे 9 रख देंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी 9। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये थोड़ा सा जोरदार क्वेश्चन है, ये लाभ हानि का क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार 840 किलोग्राम चावल खरीदता है, इसका कुछ हिस्सा 25% लाभ पर और शेष हिस्सा 10% हानि पर बेचता है और उससे पूरे सौदे में 15% का लाभ होता है। तो 10% की हानि पर बेची गई चावल की मात्रा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मली करने जाएंगे और किसी तरीके से तो बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, एलिगेशन से करेंगे। ठीक है, कह रहा है कोई दुकानदार है जो कि 840 किलोग्राम चावल खरीदता है, 840 केजी चावल खरीदता है 2 भागों में। कह रहा है कि इसका कुछ हिस्सा 25% के लाभ पर, 25% के लाभ पे, कुछ हिस्सा 10% की हानि पर। 2 भागों में पहला 25% के लाभ पे, दूसरा 10% के शेष 10% की हानि पे बेचता है। कह रहा है कि पूरे सौदे में 15% का लाभ होता है। जब 2 चीज़ें दे दे और पूरा भी दे दे तो उसमें आप हमेशा एलिगेशन लगा लेना चाहिए। और कह रहा है कि टोटल पूरे सौदे में 15% का लाभ होता है। तो बस हम ऐसे इसको निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस से माइनस 10 में से माइनस 15 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25, 25 में से माइनस 15 घटाएंगे तो ये आएगा 10 आ गया। तो यहाँ से हम इसका अनुपात निकालेंगे, 5 25 और 5 दूना 10, 5 अनुपात 2 आ गया। तो ये जो है हमारा चावल का अनुपात आ गया, यानी हमने 5 रेशियो में हमने 5 किलो चावल 25% के लाभ पे बेचा है, 2 किलो चावल 10% के लाभ पे बेचा है। तो 5 और 2 7 हो गया, लेकिन टोटल हमारा चावल 7 थोड़ी है, टोटल हमारा 840 केजी है। कितना है, 840 केजी। इससे कितना गुना ज़्यादा, 7 एकम 7 7 दूनी 14 120 गुना ज़्यादा। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो हमसे पूछा है कि 10% हानि पर बेची गई चावल की मात्रा। तो 10% की हानि पर बेची गई चावल की मात्रा कितना है, 2। तो ये भी 2 नहीं होगा, इससे 120 गुना ज़्यादा हो गया, तो 240 केजी, 240 केजी, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसको बस ऐसे सॉल्व करना था, एकदम आसान था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये भी एकदम आसान है। कह रहा है कि डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। इसकी चाल है 90 किलोमीटर, स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, जबकि सचिन, ये डिम्पल है और ये सचिन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा कर रहा है। इसकी चाल 108 है, इसकी चाल 90 है। ठीक है, कह रहा कि मीटर प्रति सेकंड में उनका अंतर। तो इनका अंतर कितना है, हम देख रहे हैं यहाँ से इनका अंतर आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से हमें भाग देना होगा, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 18 से 18 कट गया, ये आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यही हमारा आंसर हो गया 5। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 19% की वृद्धि होती है,
तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कोई वृत्त है, तो ये वृत्त की त्रिज्या r है। कह रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है 19% की वृद्धि हो रही है। क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो एरिया क्या होता है वृत्त का एरिया, पाई आर स्क्वायर, ये हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको सॉल्व मैंने कैसे किया था, इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। या तो आप सक्सेसिव, एक होता है सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं, या तो मैं 100 मान के मैंने किया था। मैं मान लेता हूँ कि वृत्त की जो त्रिज्या है पहले 100 रुपये थी, अब कितना हो गया, अब 19% बढ़ के 119 रुपये हो गया। तो यहाँ से अगर क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये आर का मान है, ये भी आर का मान है। तो यहाँ पे हम रख देंगे तो पाई और आर का मान 100 का स्क्वायर, यहाँ पे हम रखेंगे तो पाई आर का मान रख देंगे तो 119 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया। कहने का मतलब ये है कि जो पाई होता है इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसे पाई को नहीं रख सकेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाना है कि पाई का कोई मतलब नहीं है। तो ये आ गया 10,000 और ये आ गया 19 का वर्ग। निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि 19 का वर्ग अगर आपको तत्काल 3 अंकों का वर्ग निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 2 अंक है, इसको पकड़ेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो 121 आएगा। यहाँ पे 9 है, इसका वर्ग करेंगे तो 181 आएगा। अब 11 और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 99। अब इसमें 2 का वर्ग, 2 का गुणा करेंगे, 2 9 18 के 8, 2 9 18 19, एक अंक छोड़ के जोड़ देंगे तो 1 6 1 4, ये आ गया हमारा। तो ये आ गया 14,161। तो ये हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम देख रहे हैं पहले क्षेत्रफल हमारा 10,000 था, अब क्षेत्रफल हो गया हमारा 14,000। तो जब 10,000 पे कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो 10,000 पे 4,161 की वृद्धि हो गई, गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ गया 41.61। तो यही हमारा आंसर हो गया 41.61%। तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया था। इसका एक और तरीका है, आप उससे भी चाहे तो लगा सकते हैं। तो ये तरीका मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा कि एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। परिवार में 3 पुरुष 3 महिला 1 लड़का है। यदि 3 पुरुषों की औसत आयु 48, 3 महिलाओं की औसत आयु 44 है तो लड़कों की औसत आयु। कह रहा कि एक परिवार जिसमें 7 लोग हैं, इनकी औसत आयु 40 है। तो हम यहाँ से इसका पूरा मान निकाल लेते हैं, 7 चौको 28, यानी 7 लोगों का जो औसत आयु है यानी योग है वो 280 वर्ष है। 7 लोगों का टोटल 280 वर्ष है। ठीक, कह रहा कि इसमें 3 पुरुष यानी 3 मेल हैं जिनकी औसत आयु 48 है। तो 48 गुणे 3 हम कर देते हैं, 3 8 24 के 4, 3 चौक 12, 144 आ गया। कह रहा कि 3 महिलाएं, 3 वोमेन हैं, तो इनकी औसत आयु 44 है। तो 44 गुणे 3 कर देते हैं, तो 3 चौक 12, 2 3 चौक 12 1 13, 132 है। और एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, तो इसी का हमसे आयु पूछा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 4 2 6, 4 3 7 2। तो हम देख रहे हैं 6 लोगों का इतना है, 7 लोगों का इतना है। तो 280 में से अगर हम 6 लोगों का 276 लोगों का निकाल देंगे तो हमारा 1 लोगों का आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 14। तो यही हमारा आंसर हो गया 14, सॉरी यहीं से ये हमारा आ गया 4 वर्ष। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी बच्चे की आयु 4 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि ए बी सी और डी के बीच 6,342 रुपये की राशि को 3 4 8 और 6 के अनुपात में बांटा गया। तो बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। कह रहा है कि ए बी सी डी 4 संख्याएं हैं जिनको 3 4 8 और 6,342 रुपये इनके बीच में बांटा गया इस अनुपात में। तो हम यहाँ से देखते हैं 4 3 7, 8 7 15, 6 21, तो टोटल आ गया 21। तो 21 का मान हमारा 6,342 दे रखा है। तो इससे कितना गुने ज़्यादा है, तो हम 21 से यहाँ पे भाग दे के देख लेते हैं। तो 21 यहाँ 63, फिर 0 21 दूना 42। तो इनसे यानी 1 का मान हमारा आ गया, यहाँ से 1 का मान आ गया 302। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई 302। तो हमसे पूछा क्या है कि बी और डी के हिस्सों के बीच का अनुपात। तो बी 4 और डी 6, इनके बीच का अंतर 2 है। तो 2 यूनिट का हमसे मान पूछा है। 1 यूनिट का इतना है तो 2 यूनिट का कितना होगा, 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 0 6, 604। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 20। तो ये सोल्यूशन आपको पता नहीं समझ में आया कि नहीं, और मैं आपको कितना समझा पाया ये भी मुझे नहीं पता। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और
अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मैं और सुधार कर सकूं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। जहां भी कमी रह गई हो उसके लिए माफ़ कर देना, और जो भी आपको अच्छा लगा हो ज़रूर बताइएगा, और क्या सुधार करने की ज़रूरत है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस हद तक मैं समझा पाया ये भी ज़रूर बताइएगा।